बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। आज है 16 दिसंबर साल 2020 और दिन है बुध का। आज आपसे कुछ हालात हाज़रा पे तो बात करनी ही करनी है, लेकिन चूँकि आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर के हवाले से भी जी कुछ आपसे बात की जाए। आपको मालूम है कि 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान बल्कि आलम इस्लाम कहना चाहिए उम्मत मुस्लिमा के लिए काफ़ी अफसोसनाक दिन, बल्कि जितना भी उस पर पछताया जाए कम है। 16 दिसंबर को क्या हुआ था? 16 दिसंबर को जी पाकिस्तान दो लख्त हुआ था और 16 दिसंबर 1971 पाकिस्तान, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, इसके दो टुकड़े हुए। मशरक़ी पाकिस्तान जो है वो बांग्लादेश बन गया और मगरबी पाकिस्तान फिर पूरा पाकिस्तान कहलाया। तो पहले तो ये बता दूं कि बड़ी मेहनत से मुसलमानान हिंद ने ये वतन हासिल किया था 1947 में, एक तवील जद्दोजहद के बाद। और बंगाल के मुसलमानों ने भी, पंजाब के मुसलमानों ने भी, और बाकी सिंध, बलूचिस्तान, तमाम कहना चाहिए कि मुसलमानान हिंद इस वक्त पूरा एक ही हिंदुस्तान था। बड़ी तवील जद्दोजहद के बाद और बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दे के ये वतन हासिल किया और ये दुनिया की वाहिद रियासत थी। दुनिया की वाहिद रियासत ये तख्लीक हुई थी एक तो नज़रिए की बुनियाद पे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। इस वक्त दो ही रियासतें हैं पूरी दुनिया में जी जो एक नज़रिए की बुनियाद पे कायम हुई हैं, आइडियोलॉजी की बुनियाद पे, और एक है इसराइल और दूसरा है पाकिस्तान। पाकिस्तान वाहिद रियासत थी दुनिया की, और अभी तक इससे पहले ना उससे पहले हुआ ना उसके बाद कि पाकिस्तान के दो सूबे, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान, दरमियान में 1000 मील का फ़ासला, आपस में सरहदें नहीं मिलती, लेकिन एक कलमे की बुनियाद पे पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। एक नज़रिया की बुनियाद पे ये रियासत मारिज़ वजूद में आई थी, लेकिन अफसोस के ये हम उसको बरकरार न रख सके। और उसमें ख़ास तौर पे दुश्मन का रोल बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें इंडिया भी शामिल है, उस वक्त की बड़ी ताकतें, रशिया भी शामिल था, इंडिया भी शामिल था, बाकी भी शामिल थे। और लेकिन उसमें हमारे दाखिली तौर पे भी जो हमारे अंदरूनी जो खलफिशार था हमारा, वो भी, और इक़्तिदार की रस्साकशी, इधर हम उधर तुम का नारा, इंतखाबात को ना तस्लीम करना, इंतखाबी नताइज को ना तस्लीम करना, और जिसने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किया उस पार्टी के मैंडेट को तस्लीम ना करना, ये सब कुछ शामिल था। और फिर जो सबसे अहम तरीन था वो था बैरूनी एजेंडा और इंडिया की इन्वॉल्वमेंट। नरेंद्र मोदी अब तो उसका इकरार कर चुके हैं, और इंदिरा गांधी, ये सब के सब इंडियन एस्टेब्लिशमेंट, ये सारी की सारी बाकायदा तौर पे एक आग भी लगाई गई, बाकायदा लिसानी बुनियाद पे, मजहबी बुनियाद पे, इलाकाई बुनियाद पे, हर तरह से आग लगाई गई और उसके बाद ये हुआ। लेकिन इस के किरदार जो थे, मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान को अलहदा करने वाले, वो तमाम किरदार जो हैं वो गैर तबई मौत मरे। और गैर तबई मौत इस तरीके से मरे कि इंदिरा गांधी कत्ल हुई, उसके मुहाफ़िज़ों ने कत्ल किया, वजह गोल्डन टेम्पल बनी, लेकिन मुहाफ़िज़ों ने कत्ल किया। उसके बाद शेख मुजीबुर रहमान वो अपने बच्चों समेत कत्ल हुए और उनकी अपनी फ़ौज ने कत्ल किया, और सिर्फ हसीना वाजिद बची, और वो आजकल वज़ीर आज़म है। हसीना वाजिद इसलिए बची कि वो बैरून मुल्क थी। उसके बाद पाकिस्तान में आ जाएँ, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, वो भी गैर तबई मौत, सज़ाए मौत हुई, फांसी का फंदा मिला, वजूहात कोई भी हों। फिर जनाब याहिया ख़ान, एक बदतरीन किरदार मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान का, और उस बदतरीन किरदार ने भी अहम किरदार अदा किया और वो भी बेमौत मारा गया और उसका कोई नाम लेवा नहीं है। तो ये किरदार थे। और बाकी आपको पता है मुक्ति बानी किसने बनाई, सारा कुछ, और उसमें बहुत मेजर रोल जो था वो हिंदू का था, और ख़ास तौर पे बांग्लादेश, मशरक़ी पाकिस्तान के तालीमी इदारों में, यूनिवर्सिटीज़ में
और बाकी हमारी अपनी कोताहियाँ जो हैं वो शामिल हाल थीं। तो ये सारा कुछ हुआ, दुश्मन को भी खेलने का मौका मिला। तो सूरत हाल ये है कि उसके बाद भी हिंदू जो है, इंतहा पसंद हिंदू, दहशतगर्द, मोदी, बीजेपी, आरएसएस, वो अपने उस एजेंडे पे आगे बढ़ रहा है और उस एजेंडे से पीछे नहीं हट रहा। और आजकल भी जो एक ताज़ा सिखों का आपको मालूम है 20वें रोज़ जारी तहरीक दाखिल हो चुकी है सिखों की, और दिल्ली इस वक्त मफलूज, पूरा मुल्क मफलूज है, पहिया जाम और हड़ताल, ट्रैफिक सब कुछ मुअत्तल है। तो वहाँ पे एक अलग तरह से, और अब जो खालिस्तान की तहरीक है वो दोबारा ज़ोर पकड़ रही है जनाब। और अब सिख वही उस वक्त को रो रहे हैं कि जब कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने सिख कौम्स को, उस वक्त की सिख लीडरशिप से कहा था कि आप हिंदुस्तान के साथ, इंडिया के साथ मत जाएं, आप पाकिस्तान के साथ आएँ और आपको मशरक़ी पंजाब पूरे का पूरा मिलेगा और इसमें मरकज़ को सिर्फ़ 1 या 2 वजारतें कंट्रोल होंगी, खारजा अमूर और दिफा और करेंसी, बाकी सब कुछ आप अपनी मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजार सकेंगे। लेकिन उस वक्त की सिख लीडरशिप नहीं मानी और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने उनको कहा था कि जनाब जैसे ही इनको इक़्तिदार मिलेगा ये आपका हशर नशर कर देंगे। और उसके बाद देखा गोल्डन टेम्पल में कत्लेआम हुआ सिखों का, और आज मुआशी कत्ल किया जा रहा है किसानों के ज़रई इस्लाहात के नाम पे। और उस पर जो कुछ हो रहा है इंडिया में वो हमारे सामने है, दिल्ली में जो कुछ हो रहा है। अब ताज़ा तरीन भी यही है कि वहाँ पे कोई मिनॉरिटी महफूज नहीं। अब आज की ख़बर है कि गुंडों ने जनाब मुसलमान ख़ानदानों पे हमला किया, उनके घर जला दिए और ख़वातीन की बेइज्जती की गई और उनको तज़ीक का निशाना बनाया, घर को आग लगा दी गई। और ये कौन थे जनाब? हिंदू गुंडे थे और कोई भी नहीं था। ये रियासत मध्य प्रदेश के ज़िला अकोना में गुंडागर्दी का बदतरीन वाक़या ये पेश आया। और भारतीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ज़िले हेडक्वार्टर से तकरीबन 15 किलोमीटर ये हुआ जनाब। और मुसल्लह बदमाश जो हैं वो एक मुसलमान ख़ानदान पर बरस पड़े और ख़वातीन को, बच्चों को निशाना बनाया, ज़ोदोकोब किया डंडों से और उसके बाद आग लगा दी। ये अभी तक ये सिलसिला चल रहा है। और ये जनाब जो इनके सरबराह ख़ानदान के वो काश्तकार थे और ज़रई मज़दूर इसको लिखा गया, और वो अपनी बीवी बिस्मिल्लाह वगैरह के साथ और अपने बच्चों के साथ, बेटियों के साथ जा रहे थे। और गांव का नाम है राजा भिया गुजर, रामपाल गुजर, राम उतार गुजर, और गुजर नामी अफराद ने, इन अफराद ने जनाब हमला किया और ये कुछ किया। बताने का मकसद ये है कि ये सब कुछ अभी तक चल रहा है और इंडिया, हिंदू जो है वो उसी तरीके से काम कर रहा है। और ये सिर्फ़ यहीं तक महदूद नहीं है, बल्कि इंडिया जो है वो बदस्तूर न सिर्फ मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों के साथ दुश्मनी कर रहा है, बल्कि उसको जहाँ भी मौका मिल रहा है वो वहाँ ही पाकिस्तान के साथ दुश्मनी, मुसलमानों के साथ दुश्मनी निभा रहा है। अब एक और चीज़ मैं बता दूं कि अफ़गानिस्तान में जी एक मुआहदा हो गया। पहले अफ़गान पीस प्रोसेस, अफ़गान का अमन मुआहदा हुआ। इंडियन कह रहा हूँ, अमेरिकन्स के साथ अफ़गान तालिबान का, और फ़ौजों के इनखला का मुआहदा हुआ। फिर इंट्रा अफ़गान डायलॉग के तहत अफ़गानिस्तान के अंदर आपस में बाहमी जो ग्रुप्स हैं उनके दरमियान मुआहदा हो गया। अमरीकी अफवाज और नेटो अफवाज वहाँ से जा रही हैं और उस पर वहाँ पे एक देर पा अमन कायम होने का इम्कान बढ़ता जा रहा है। कल भी ज़ल्म खलीलज़ाद और जो अफ़गानिस्तान में अमरीकी फ़ौज के सरबराह हैं वो बाकायदा एक डेलीगेशन के साथ पाकिस्तान आए हुए थे। GHQ का विज़िट किया आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से और मिलिट्री लीडरशिप से उनकी बात हुई, मुज़ाकरात हुए और अफ़गानिस्तान में जो अमेरिकन फ़ौजों का इनखला है उसको अकॉर्डिंगली उस पर अमल करने के अज़्म का
इजहार किया गया। फिर जो माहिदा हुआ अफ़गान तालिबान के दरमियान और अफ़गान गवर्नमेंट के दरमियान, यानी कि विद इन अफ़गानिस्तान, इंटर अफ़गान डायलॉग जिसको कहते हैं, वो भी माहिदा हो गया है। और अब इंतकाल इक़्तिदार और आइंदा के सियासी सेटअप पे बात हो रही है। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है जनाब, ये सारी चीज़ें पसंद नहीं हैं किसको? इंडिया को, क्योंकि इंडिया को अब वो खाली करना पड़ेगा, अफ़गानिस्तान से निकलना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे भारत ने अपने कौंसलेट खाने खोले हुए हैं जो कि 100% दहशतगर्दी फैलाने के लिए थे। और अब वो दाइश को वहाँ पे मजबूत करना चाहता है, उसके ताने बाने, उसके बेस कैंप्स इंडिया में हैं, ये सारा कुछ करना चाह रहा है। लेकिन इस दौरान हुआ ये कि अमेरिका ने किसी को भी नहीं देखा, इंडिया को सबको एक साइड पे रखते हुए अफ़गान तालिबान के साथ उन्होंने बराह रास्त मुज़ाकरात किए, एक माहिदा किया। और माहिदे के बाद अब अशरफ गनी गवर्नमेंट और दीगर स्टेक होल्डर्स के साथ अफ़गान तालिबान का माहिदा हो गया है और उसमें क़याम अमन के लिए जंग बंदी पे भी बातचीत हो गई है। और इसके अलावा अगला जो सेटअप होगा, सियासी सेटअप क्या होगा, उसके बारे में भी इन डिटेल बात हो गई है। ये सारी चीज़ें होने के बाद इस सारे को सबोटाज कौन कर रहा है? इस सब को सबोटाज कर रहा है जनाब इंडिया। और इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया आए रोज़ कहीं ना कहीं हमले करवा रहा है और वहाँ पे शिद्दत पसंदों को, जंगजुओं को ऑर्गेनाइज़ कर रहा है, रीऑर्गेनाइज़ कर रहा है, उनको ट्रेनिंग दे रहा है। ट्रेनिंग कैंप्स इंडिया में हैं, वहाँ से ट्रेन कर के अफ़गानिस्तान भेजता है। और उसमें सिर्फ इंडिया अकेला नहीं है, उसमें कुछ और ताकतें भी शामिल हैं। तो ये तमाम के तमाम लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम हो। इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाते रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं चाहता, जबकि पाकिस्तान ने फैसिलिटेट किया अफ़गान तालिबान को और अमेरिकन को एक मेज़ पे बिठाया। यहाँ पे जो कैद थे अफ़गान रहनुमा उनको रिहा किया, जिनमें मुल्ला गनी बिरदर जो हैं वो सबसे अहम हैं, उनको रिहा किया ताकि मुज़ाकरात हो सकें। वो मुज़ाकरात हो गए। कैदी भी 5000 के करीब कैदी थे अफ़गान तालिबान के, वो रिहा हुए, उसके बदले में अफ़गान तालिबान ने भी कुछ अमेरिकन, कुछ दीगर मुल्कों के जो लोग गिरफ़्तार थे वो रिहा किए। और ये सारा कुछ नेटो के फ़ौजी, कोई सहाफ़ी, ये जितने भी जंगी कैदी उन्होंने रखे हुए थे, वो बारगेनिंग हुई। अमन भी कायम, अमन की तरफ, यानी कि इंतकाल इक़्तिदार, और वो भी होना है, आइंदा इंतखाबात होने हैं, और ये सारी चीज़ें बड़ी खुश उसलूबी से तय हो रही हैं। लेकिन इंडिया क्या कर रहा है? इंडिया ये कर रहा है कि अब वहाँ पे जंगजू शिद्दत पसंद ग्रुप्स जो हैं उनको वो असलहा प्रोवाइड कर रहा है। न सिर्फ असलहा प्रोवाइड कर रहा है बल्कि दहशत गर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। काबुल में जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट समेत दीगर 9 मुकामात पे रॉकेट हमले हुए, और गुज़श्ता रोज़ बल्कि 10 रॉकेट हमले और दीगर मुकामात पे हमले। इसमें शुमाली इलाके लबजार से कम जी 10 रॉकेटों से काबुल के मुख्तलिफ़ हिस्सों को निशाना बनाया गया। खुशकिस्मती से कोई हलाकत नहीं हुई। अफ़गानिस्तान की वज़ारत दाखिला के मुताबिक जी हामिद करज़ई एयरपोर्ट, जन आबाद, ख्वाजा रवाश समेत मुतअद्दिद इलाक़ों में आज सुबह यानी कि गुज़श्ता रोज़ रॉकेट हमले किए गए जी। और अफ़गान मीडिया के मुताबिक जी ख्वाजा रवाश में रिहायशी इलाके को रॉकेट हमले में निशाना बनाया गया। किसी भी ग्रुप की जानिब से कोई ज़िम्मेदारी भी कबूल नहीं की गई। और ये दूसरा हमला है। 21 नवंबर को काबुल में 23 रॉकेटों से हमला किया गया था, जिसमें 8 अफराद हलाक, 22 ज़ख्मी थे। और ये सिवाय जी इंडिया के और कोई हो नहीं सकता जो ये चाहता है कि यहाँ पे अमन कायम ना हो और वहाँ पे उनका जो कौंसलेट खाने हैं, दहशतगर्दी के मराकज़, वो काम करते रहें। अब अफ़गानिस्तान, आपको मालूम है कि इन्होंने बेस कैंप बनाया हुआ था, इंडिया ने, अजीत डोवल ने, रा ने, सब ने जी। और इनका ख्याल था कि शायद कोई इसमें यहाँ पे अमेरिका इसको फ़तह कर लेगा, जबकि अमेरिका ने क्या फ़तह करना था, वो 20 साल को बिल आखिर उसने इनडायरेक्ट शिकस्त तस्लीम की
और वो वहाँ से निकल रहा है और अगले महीने अगले साल जो है यानी कि मई से पहले वो तमाम फ़ौजों का इनखला चाह रहा है। अब जो इनके दरमियान मुज़ाकरात हुए उसमें जनाब तशद्दुद कम करने पर भी इत्तेफाक हुआ है, जंग बंदी की तरफ जा रहे हैं, जंग बंदी हो और मामला आगे बढ़ाएं। फिर एक और बात भी शेयर कर दूं कि अफ़गानिस्तान और ईरान के दरमियान रेलवे ट्रैक बिछाने का मुआहदा हो गया और अफ़गानिस्तान ईरान के दरमियान भी और अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान भी। ये सारी चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि हम क्या कर रहे हैं, यानी कि जिन पे इल्ज़ाम था कि जी अफ़गानिस्तान में दरअंदाज़ी हो रही है, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे सपोर्ट कर रहा है पीस प्रोसेस को, इंडिया इसको सबोटाज कर रहा है क्योंकि उसका दाल नहीं गलेगी। अब ये ईरान अफ़गानिस्तान के दरमियान जो रेलवे ट्रैक का हुआ है जनाब 7 करोड़ 50 लाख डॉलर की मालियत का ये मुआहदा है और ये ईरानी शहर ख्वाफ को 150 किलोमीटर दूर अफ़गान किस्से रोज़ानिक से मुंसलिक करेगा और जिसके बाद जनाब ये बाकायदा तौर पे ट्रेड के लिए ख़ास तौर पे और पैसेंजर के लिए भी यानी कि सफ़र के लिए भी और ट्रेड के लिए भी ये ख़ास तौर पे इस्तेमाल होना है जी ये इलाका। और ये इराक तकरीबन है जनाब ये 225 किलोमीटर का नेटवर्क टोटल है और ये सालाना 60 लाख टन अशिया और 10 लाख मुसाफिरों की नक्लो हमल में मददगार साबित होगा। ये है जनाब दोनों मुल्कों के दरमियान मुआहदा। अब इसी तरीके से पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान रेलवे ट्रैक का मुआहदा हुआ है और ये बलूचिस्तान का शहर चमन है जनाब, वहाँ से लेके और कंधार का शहर है स्पिन बोल्दक, वहाँ तक ये रेलवे ट्रैक है और इस पे भी एग्रीमेंट हो चुका है। तो अफ़गानिस्तान तरक्की की तरफ जाएगा, पाकिस्तान ईरान की, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान की ट्रेड बढ़ेगी और अच्छा सफ़र मिलेगा, अफ़गानिस्तान तरक्की करेगा, पीस आएगा, अमन आएगा, लेकिन ये सब कुछ कबूल नहीं है इंडिया को। तो ये है जनाब सूरत हाल। अब आप दुनिया भी देखें, ख़ुद भी आप अंदाज़ा करें कि कौन है जो नहीं चाहता कि अमन कायम हो अफ़गानिस्तान में, वो पाकिस्तान है या फिर इंडिया है। तो अब तक के लिए जनाब इतना ही।